Hello students, in this lecture number 2 on physical world, we shall continue our discussion on the meaning of science and physics and other fundamental forces present in nature. In lecture 1, we discussed the meaning of science. What we discussed? Science means a systematic or organized approach. This word science is derived from a word scientia, which means to know. In Sanskrit, science is known as Vijnan, and in Arabic, it is known as ilm. Science is a systematic attempt or approach to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible. Science uses knowledge so gained to predict, modify, and control phenomena. We also discussed that science is exploring, experimenting, and predicting from what we see around us. We also discussed that a scientific method involves various steps. Steps involved in scientific method are: number 1, systematic observation; number 2, controlled experiment; number 3, qualitative and quantitative reasoning; number 4, mathematical modeling; number 5, prediction and verification or falsification of theories; and last one, number 6, speculation or prediction to modify the theory as per fresh evidence is available. We concluded that science does not have any final theory. We gave or discussed examples to understand that science does not have any final theory. We have various examples around us. Some of them are, for example, Copernicus theory was improved by Kepler. As per Copernicus, planets of sun moves around the sun in circular path, whereas Kepler told that planets of sun moves around it in an elliptical path. Kepler arrived this conclusion using the research data ऑफ टाइको ब्रेहे. ये सब बातें हमने लेक्चर 1 में की थी. आज हम जो बात करेंगे साइंस से आगे की, नेचुरल साइंस की बात करते हैं. सबसे पहले कि नेचुरल साइंस क्या है. नेचुरल साइंस की बहुत सारी ब्रांच हैं. साइंस तो एक ट्री जैसा है. अब साइंस में से तो बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं. फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड. ऐसा नहीं कह सकते कि आर्ट के सब्जेक्ट में साइंस नहीं है, या कॉमर्स के सब्जेक्ट में साइंस नहीं है, या साइंस के सब्जेक्ट में आर्ट और कॉमर्स नहीं है. ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड. सभी सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में फिजिक्स के बारे में बात करना चाहेंगे, तो हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं. हम नेचुरल साइंस की पहले बात करेंगे. नेचुरल साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the description, prediction and understanding of natural phenomena.
लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद, जिसका किससे कंसर्न रहता है, अभी सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद, किससे इसका कंसर्न रहता है, कौन सी ब्रांच है साइंस की, नेचुरल साइंस, जिसमें हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन यानी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। प्रेडिक्शन की बात करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन की बात करते हैं। और क्या बात करते हैं साइंस में, एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग के बारे में जिसमें हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन जो नेचुरल फिनोमिना जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हुई है, किसके आधार पर डेवलप हुई है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमने जो किए हैं, एंड जो एविडेंसेज, एम्पेरिकल एविडेंसेज, एम्पेरिकल एविडेंसेज, ये कहलाता है नेचुरल साइंस। क्या वो लिखा मैंने, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, प्रेडिक्शन यानी कुछ हमने नया किया है, इनोवेशन की जिसमें हम बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की हम जिसमें बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग किसका, नेचुरल फिनोमिना का। नेचुरल फिनोमिना के समझ की या डिस्क्रिप्शन की या उसमें क्या नया है, इसकी बात जिस ब्रांच में हम करते हैं साइंस के, साइंस का वह ब्रांच क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। और ये सारे डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी नेचुरल फिनोमिना की, ये किस पर बेस्ड होती हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया और जो हमारे सामने एविडेंसेज अवेलेबल है। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेज के आधार पर हम जो नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जिस ब्रांच में ये काम हम करते हैं साइंस के, साइंस का वह ब्रांच क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल साइंस यानी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात जिसमें हम करते हैं वो नेचुरल साइंस कहलाएगा। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फिनोमिना के डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। ठीक है भाई, मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लें कि रेनबो है, रेनबो इट्स ए नेचुरल फिनोमिना। रेनबो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। अब रेनबो कैसे बनता है, कितने कलर्स होते हैं उसमें, कितने टाइप का होता है, किस समय देखने को मिलता है, ठीक है, और उसमें हमें क्या नया जानने को मिला कि वाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, और उससे हमारी क्या समझ विकसित हुई, समझ विकसित हुई कि एक पार्ट में सनलाइट है और एक पार्ट में रेन हुई है, तो स्कैटरिंग के प्रभाव के कारण या जो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है ड्रॉपलेट्स के अंदर, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उनकी वजह से
जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और हमें रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना। तो रेनबो का जो समझ है, रेनबो का समझ, हमने रेनबो को देखा, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, रेनबो को ऑब्जर्व किया। फिर यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में रेनबो की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। रेनबो को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और जो रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है, जो एविडेंसेज अवेलेबल है रेनबो के बारे में, उनको देखा हमने, और फिर हमने इस रेनबो की जो नेचुरल फिनोमिना है इसके बारे में हमारी समझ विकसित की। हमने इसके बारे में कुछ बोला, वर्णन किया, डिस्क्राइब किया, प्रेडिक्ट किया, कुछ नया निकाला। ये काम जिस हम ब्रांच में करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच में ये काम करते हैं उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। क्लियर? तो शॉर्ट शब्दों में यदि मैं कहूँ कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फिनोमिना के समझ की बात करते हैं, कि नेचुरल फिनोमिना के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। अब नेचुरल साइंस के कई पार्ट्स हो सकते हैं। नेचुरल साइंस में यदि मैं बात करूं, नेचुरल साइंस के कई डिसिप्लिन हो सकते हैं। जो मेन 3 डिसिप्लिन हैं वो एक है फिजिक्स, दूसरा डिसिप्लिन नेचुरल साइंस में आता है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। ये 3 डिसिप्लिन हैं, मेन 3 डिसिप्लिन्स आर देयर ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के ये 3 मेन डिसिप्लिन्स हैं। इन 3 मेन डिसिप्लिन्स के बारे में यदि हम बात करें तो क्या बात होनी चाहिए भाई? नेचुरल साइंस के 3 मेन डिसिप्लिन्स हैं। अब फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। भाई फिजिक्स में तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम बात करते हैं नेचर की, क्योंकि फिजिक्स का तो ग्रीक वर्ड, फिजिक्स उस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग नेचर होता है। तो फिजिक्स इज नेचर, या नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है फिजिक्स। तो ये तो स्टडी है नेचर की, ये नेचुरल फिनोमिनाज की, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर या बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। सो फिजिक्स की यदि मैं बात करूं, फिजिक्स में हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ व्हाट, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर की जिसमें हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, ना केवल बेसिक लॉज ऑफ नेचर की, एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, इनकी बात करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये तो नेचर की स्टडी है फिजिक्स। फिजिक्स किसकी स्टडी है, नेचर की स्टडी है। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। एक पॉइंट ये कह सकते हैं हम फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, एंड मैटर। फिजिकल वर्ल्ड और मैटर की जो स्टडी है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। ये हो सकता है। ये 2 बातें हो गई। तो फिजिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, PHYS, इसको यदि मैं बोलूं, PHYS का मतलब फिजिकल, और ये जो ICS है बेटा, इस ICS का मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी कैन से, ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर।
या स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। या फिर तीसरा जो मैं फाइनल कह सकता हूँ कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये पेन है बेटा, ये पेन कैसा है भाई, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, लेंथ इसकी इतनी है, डायामीटर इसका इतना है, इधर से डायामीटर इतना है, इधर से इतना है, इसका एरिया इतना होगा। तो ये जो फिजिकल हम जिसमें बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई इसकी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जिसमें हम बात करते हैं वो कहलाता है फिजिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, फिजिक्स, PHYS, फिजिकल, ICS स्टडी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या करते हैं फिर, केमिस्ट्री में नाम से ही पता चल रहा है ना, CHEMIS, ठीक है, यानी CHEMI इससे बनता है केमिकल। सो इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब ये प्लास्टिक, जो इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है वो उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, कौन सा प्लास्टिक है, उसका फिर केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये जो रिफ़िल है, रिफ़िल के अंदर जो इंक भरा हुआ है वो इंक का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जिसमें हम बात करते हैं वो केमिस्ट्री होता है। और जिसमें हम बायोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है ना, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये कहलाता है बायोलॉजी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, इंसान, मनुष्य जो होता है वो देखने में कैसा है, उसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है, ऐसा कलर है, गोरा रंग है या काला रंग है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि इतना मोटा है, इतना पतला है, ये मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि फिजिकली वो ऐसा है, तो वो फिजिक्स हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई उसके अंदर जो ब्लड है, मनुष्य के अंदर उस ब्लड, उसका ब्लड कैसा है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, या और जो ये जब हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें ब्लड में कौन सा, जैसे आप कहें तो हीमोग्लोबिन कितना है, या RBC कितनी है, WBC कितनी है, तो वो केमिस्ट्री हो गया ना। और बायोलॉजी मतलब, बायोलॉजी का मतलब है कि वही अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और ट्यूब होती है, ब्रीथिंग के लिए अलग है, फूड पाइप अलग है, ठीक है, लीवर है, लीवर ऐसे काम करता है, जो लंग्स हैं इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लंग्स में अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस चल रहा है तो कहते हैं जी जो कोरोना वायरस है मुंह पर मास्क लगा के रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो मुंह से जो है गले में रहता है कई दिन तक। फिर हमें ज़्यादातर पानी का यूज करना चाहिए, हमें ऐसे खाद्य पदार्थ यूज करने चाहिए जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। तो यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो जो वायरस है वो हमारे लंग्स पर चला जाता है, और लंग्स पर जा कर के वो जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, तो उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स आप रोज़ अखबारों में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं इसके। और कई लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, फिर भी जो है पॉजिटिव आ जाता है उनका। तो ये जो स्टडी है बेटा, ये तो हम मेडिकल साइंस में कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजी भाई सीधी सी बात है, बायोलॉजी वाला हमें ये बताएगा कि इस दवा को खा लीजिए आप ठीक हो जाओगे, और केमिस्ट्री वाला ये बताएगा कि ये दवा इस टाइप से बनेगी, इन केमिकल्स को बनाने से
ये दवा बन जाएगी, और फिजिक्स वाला बताएगा कि इस दवा का शेप ऐसा रखिए जी, इतने रेक्टेंगल रखिए या सर्कुलर रखिए या फिर सिलेंड्रिकल रखिए। ये सब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हालांकि फिजिक्स ऐसे नहीं कहेगा कि कैप्सूल का शेप जो है सिलेंड्रिकल रखिए और टैबलेट का शेप जो है सर्कल में रखिए या रेक्टेंगल में रखिए। ये एक मैंने आपको समझाने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए बातें बताई हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि नेचुरल साइंस के 3 मेन डिसिप्लिन हैं, इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो शब्द डिराइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, फिजिक्स की मैं बात करूँगा। अब जो फिजिक्स शब्द है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। अब हम सीधे फिजिक्स पर आ जाते हैं। भाई हमारा मतलब फिजिक्स से है। फिजिक्स, इट इज डिराइव्ड from a Greek word meaning, जिसका मीनिंग क्या है? नेचर। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स का मतलब ही नेचर है, इसलिए इसे हम स्टडी ऑफ नेचर कहते हैं। एंड ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग नेचर है, एंड इन संस्कृत हम इसे क्या कहते हैं? फिजिक्स को। एंड इन संस्कृत इट इज नॉन एज भौतिकी। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है भौतिकी, और नेचर ग्रीक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, सो वी कैन से, अभी तक जो हमने बातें की हैं उनसे क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? यही तो हमारे चैप्टर का नाम है। दैट इज द स्टडी फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी किससे मतलब है? द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। द बेसिक लॉज ऑफ नेचर and various natural phenomena। अब जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा, ये तो फिजिक्स का मीनिंग हो गया। ठीक है, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इन फिजिक्स वी यूज 2 अप्रोचेज। 2 अप्रोचेज का यूज हम करते हैं। 2 अप्रोचेज का यूज करते हैं फिजिक्स। कितनी अप्रोचेज का यूज करते हैं? 2 अप्रोचेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो 2 अप्रोचेज कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज यूनिफिकेशन। ठीक है, नंबर 1 अप्रोच क्या है? यूनिफिकेशन। मतलब हम क्या करते हैं? यूनिफिकेशन का मतलब देखिए, हिंदी में यदि हम चाहें तो यूनिफिकेशन का मतलब यूनिफिकेशन इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना। यानी फिजिक्स में हम क्या कोशिश करते हैं? हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनाज को या डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना हम कह सकते हैं। We try to explain diverse physical phenomena in terms of a few concept and laws। different physical phenomena को हम कुछ
कॉन्सेप्ट और लॉज के आधार पर मतलब डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये भी कई सारी बातें बताता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरता है, यानी नीचे की तरफ क्यों आया, ग्राउंड की तरफ क्यों गिरा, पेड़ से सेब टूट करके ग्राउंड पर क्यों आता है, नीचे की तरफ क्यों गिरता है। या फिर उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ये भी बताते हैं कि सन के चारों तरफ जो है उसके प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड, बोथ द फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग सेम लॉ। दिस अप्रोच इज नोन एज यूनिफिकेशन, यानी एक ही लॉ के द्वारा डिफरेंट या डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना को हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो यूनिफिकेशन क्या कहलाता है, इट मीन्स, यूनिफिकेशन का मतलब इट मीन्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स या डिफरेंट भी कह सकते हैं इसको, फिजिकल फिनोमिना, different physical phenomena in terms of a few concepts and laws। कुछ ही कॉन्सेप्ट और लॉज के आधार पर हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल लिख लें इसका। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, बोथ फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड पर सेब का गिरना, एंड मोशन ऑफ planets around the sun can be explained using same law of gravitation गिवन बाय न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया उसी के द्वारा इन दोनों बातों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये कहलाया यूनिफिकेशन, इकट्ठा करना, यानी डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनाज को और जो है एक्सप्लेन कर देना एक ही लॉ के आधार पर, एक ही साइंटिफिक लॉ या कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको एक्सप्लेन कर देना क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फिनोमिना हैं, इलेक्ट्रिक फिनोमिना हो चाहे मैग्नेटिक फिनोमिना हो, वो सभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ के आधार पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, सोच सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा जो अप्रोच है फिजिक्स में, एक तो अप्रोच चल गया, एक अप्रोच मैंने क्या बताया हमको, यूनिफिकेशन, और दूसरा जो अप्रोच है वो है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। दूसरा जो अप्रोच है फिजिक्स में वो क्या है, रिडक्शन। ये दूसरा अप्रोच है फिजिक्स में। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं। किसकी, एक बड़े से बड़े सिस्टम की। किससे डिराइव करते हैं बड़े से बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स।
एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। जैसे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी हमें बतानी है। एटम होता है ना बेटा, एटम के सेंटर पर कौन होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को हम बताते हैं किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग देम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इंटरेक्शन कैसा हो रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके आधार पर हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो ये जो अप्रोच है जिसमें हम एक बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टी, वो सिस्टम छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के बना होगा। जैसे किसी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी, जैसे कोई स्कूल है बेटा, आपका अपना स्कूल है, उस स्कूल का जो इमेज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? स्कूल का इमेज डिसाइड करता है वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के एम्प्लॉय। कि जैसा एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी होगा, जैसे एम्प्लॉय व्यवहार करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का बिहेवियर होगा, डिसिप्लिन होगा, या फिर उनके बीच कैसा इंटरेक्शन है, यानी उनके इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, आईपीआर कैसा है उनके बीच में कहीं लड़ाइयाँ तो नहीं होती रहती हैं, यानी उनके बीच जो है केवल कितना अच्छा माहौल रहता है, वो आपस में कितने अच्छे से बातें करते हैं। ये सब बातें डिसाइड करती हैं किसी इंस्टीट्यूट की इमेज को। तो इंस्टीट्यूट की इमेज किस पर डिपेंड कर रही है? जिनसे इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स हैं। कौन है स्टेक होल्डर? वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा सीखेंगे, जब वो स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर जाते हैं या घर पर जाते हैं, तो यदि घर पर अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, नॉलेजेबल हैं, सारी बातें बताते हैं, तो फिर कहते हैं कि यार बच्चा जो है बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा। तो यानी स्कूल के बारे में बता दिया, किसके आधार पर? बच्चे के गुणों के आधार पर। तो स्कूल किससे बना है? बच्चों से बना है। बच्चे नहीं होते तो स्कूल कहाँ से होता? तो वैसे ये एग्जाम्पल हुआ। जैसे एक परिवार होता है बेटा, अब भाई ये घर किसका है? भाई उसका है। भाई ये घर तो बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा? वो उसने कैसे बता दिया कि घर अच्छा है? क्योंकि उस घर के बच्चे जब उनसे बातें करते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं बच्चे, जब वो दूसरे लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, या जब कोई समस्या आ जाती है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस आधार पर लोग डिसाइड करते हैं कि इस घर के लोग बड़े अच्छे हैं, तो ये घर बहुत अच्छा है। तो घर अच्छा हुआ, घर की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया घर के सदस्यों के आधार पर। तो वैसे ही न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होने वाले इंटरेक्शन के आधार पर। तो इसे कहते हैं हम रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं? इट मीन्स वी ट्राई टू derive properties of a complex कह सकते हैं, या विगर, ठीक है, सिस्टम फ्रॉम। कहाँ से डिराइव करते हैं ये प्रॉपर्टीज? फ्रॉम। ये डिराइव करते हैं हम कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, एंड interactions of its simpler, और इनको हम क्या कह सकते हैं?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिनसे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो सिस्टम बना है, जो सिंपलर और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स जिनसे वो सिस्टम बना है। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है बेटा, क्या है ये, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इस न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी है वो किसके आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कहलाया रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में, द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, बिगर सिस्टम हो गया ये। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज एंड लिखिए, एंड इंटरैक्शंस among its nucleons, that is neutron and proton। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हुए बेटा, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो ये दो अप्रोच हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, इन दो अप्रोचेज को हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं। चलिए अब यूज क्या है फिजिक्स का, स्कोप क्या है, इस पर हम आएंगे। देखिए यूज तो सिंपल सा है, यूज या इम्पैक्ट जो है फिजिक्स का, फिजिक्स की हेल्प से हम एक फिनोमिना जो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर हुआ, जैसे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक क्यों आया, क्या कारण रहा, कौन सी वेव्स निकली होंगी, क्या हुआ होगा अर्थ के अंदर, इसके बारे में जानना है तो हमें फिजिक्स पता होना चाहिए। साइक्लोन आया तो क्यों आया, ठीक है, जैसे अभी निसर्ग साइक्लोन आया था, गुजरात और महाराष्ट्र को हिट किया, तो कैसे साइक्लोन बनता है, कैसे प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है जिसकी वजह से वो हवाएं जो हैं साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। तो ये जो फिनोमिना है इनको समझने में हमें सहायता करता है फिजिक्स, नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं। फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ठीक है, टू डेवलप न्यू थ्योरीज, नई थ्योरीज बनाने के लिए, या जो फिनोमिना पता नहीं है उसको खोजने के लिए, ठीक है। हम लॉज ऑफ फिजिक्स का यूज करके डिवाइस डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइस डेवलप करते हैं। तो ये सारे यूज हैं, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी कर सकते हैं, डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम कुछ इनोवेशन भी कर सकते हैं जो अभी तक मतलब अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं लगा पाए हैं, उसके किसी लॉज के आधार पर हम उसका पता लगा सकते हैं, या जो थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है उस थ्योरी को और अपडेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे स्कोप ऑफ फिजिक्स पर। स्कोप क्या है फिजिक्स का, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, स्कोप ऑफ फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा वाइड है। जैसे छोटे से छोटा क्वांटिटी और बड़े से बड़ा क्वांटिटी,
छोटे से छोटा क्वांटिटी मतलब मैं बात करूँ तो जैसे न्यूक्लियस की जो साइज होती है 10⁻⁻50 मीटर या उससे भी कम, नैनो रेंज में हम कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कहें, बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, एज हाई एज 10⁻40। 10⁻40 क्या है? 10⁻40 क्या है? 10⁻40 जो है किसका साइज है? किसका साइज है? ये साइज है इस यूनिवर्स का। ठीक है, जितना बड़ा यूनिवर्स है इतना बड़ा क्वांटिटी और छोटे से छोटा क्वांटिटी दोनों को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग फिजिक्स। तो फिजिक्स का स्कोप तो वाइड हो गया। रेंज जो जा रहा है फिजिक्स का वो 10⁻⁻14 या उससे भी कम से लेकर के 10⁻⁻14 और उससे कम की बात करें मीटर में तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, प्रोटॉन की करते हैं, या फिर हम यूनिवर्स की स्टडी की बात करते हैं 10⁻40। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स तो बहुत वाइड है। इट्स स्कोप मीन्स स्कोप ऑफ फिजिक्स, इट्स स्कोप इज very wide, its scope is very wide. It covers quantities, कौन सी क्वांटिटीज को कवर करता है? इट कवर्स क्वांटिटीज विद लेंथ मैग्नीट्यूड जिनका लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो, एज हाई एज 10⁻+40 मीटर और मोर। ये क्या है भाई? एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूनिवर्स and as low as 10⁻⁻14 और लेस। ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, राइट। ये रेंज होता है फिजिक्स का। तो ये तो बहुत वाइड रेंज हो गया, फिजिक्स का। भाई फिजिक्स की हेल्प से हम उन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं जो कि 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर या उससे कम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी है, जैसे कि प्रोटॉन की स्टडी है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूनिवर्स 10⁻14 मीटर या उससे ज़्यादा। इस मैग्नीट्यूड की हम स्टडी कर सकते हैं। तो -14 से 10⁻+40 तक ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया। सो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड। ये स्कोप ऑफ फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम मेजरमेंट क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं, कैसी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट हम फिजिक्स में कर सकते हैं, जो कि ये जो मेजरमेंट है क्वांटिटीज़ का ये हमें फिजिक्स के स्कोप के बारे में बताता है। अब फिजिक्स इसके स्कोप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप फिजिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। स्कोप के आधार पर फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक हो गया मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स और इधर मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है इट डील्स विद, क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज की बात करते हैं। इट डील्स विद मैक्रो बड़े, स्कोपिक जैसे कि 10⁻40 एस्ट्रोनॉमिकल
जो स्टडी है यूनिवर्स की, वो स्टडी मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगी। इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के साथ डील करता है कौन? क्लासिकल फिजिक्स। जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है डील्स करता है किसके साथ? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के साथ। इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना इनके साथ डील करता है। ठीक है, अब जो इसमें मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना में कौन कौन सी ब्रांच आ जाती है, यानी क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? क्लासिकल फिजिक्स भी फर्दर डिवाइडेड है, और कौन कौन सी आती है? जैसे मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ऐसे ही ऑप्टिक्स, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम क्या बात करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, रिजिड बॉडीज की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पर आधारित होता है, मैकेनिक्स में बात करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। जैसे कूलाम लॉ है, ऑरस्टेड ने जो बताया था, एम्पियर ने जो बताया था, फेराडे ने जो बताया था, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करते हैं। ऑप्टिक्स डील करता है फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्सन, ये इसमें बात करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की, इंटरनल एनर्जी की, एंट्रोपी की। ठीक है, तो इनके साथ हम डील करते हैं। ये सब ब्रांचेज कैसी हैं? मैक्रोस्कोपिक ब्रांचेज हैं। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स की ये ब्रांच हैं कौन कौन सी? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी किस में हम करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स की जो मेन ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच कही जाती है? वो द क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी तो ये हो गई, और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एक नया ग्रुप भी है फिजिक्स का, जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का है। एक इन दोनों के बीच का भी है। मीजोस्कोपिक फिजिक्स भी है एक। मीजोस्कोपिक फिजिक्स किसके बीच का है? इंटरमीडिएट, मध्य का, इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ, इंटरमीडिएट ग्रुप। किसका इंटरमीडिएट ग्रुप? मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट ग्रुप है उसको मीजोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। मीजोस्कोपिक फिजिक्स किसे कहते हैं? जो इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, किसका इंटरमीडिएट? ना तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है वो, ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो ऐसी मीजोस्कोपिक स्टडी फिजिक्स कहलाती है। तो मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वी कैन क्लासीफाई फिजिक्स इनटू टू मेन ब्रांचेस: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. Classical physics is a macroscopic study. Modern physics is a microscopic study. In classical physics, further various branches are there: mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics. And in modern physics, we deal with quantum mechanics. Mesoscopic physics is also there. In mesoscopic physics, we talk about this intermediate group of macroscopic and microscopic physics. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में मैंने आपको बताया कौन कौन से आते हैं: मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स. माइक्रोस्कोपिक में मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है,
तो ये मैंने कुछ बातें की फिज़िक्स के बारे में। अब हम सीधे देखिए, फिज़िक्स में यदि हम वैसे स्कोप की बात करें तो फिज़िक्स सब्जेक्ट लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसरो को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे देश का प्राइम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिस पर हमें गर्व है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप डिफरेंट रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं फिज़िक्स को लेकर के, ठीक है। तो फिज़िक्स का स्कोप बहुत वाइड है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यदि हम बात करें तो फिज़िक्स का स्कोप भी छोटा मोटा स्कोप नहीं है, ठीक है। जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें भी फिज़िक्स के ही कॉन्सेप्ट काम आते हैं। फॉरेंसिक, जहाँ कहीं क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है सैंपल कलेक्शन के लिए, और वो फॉरेंसिक साइंस का यूज करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंसिडेंट कब हुआ कब नहीं हुआ। तो उसमें भी फिज़िक्स के लॉज का यूज होता है। अब हम आगे इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर, कि नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन उन फंडामेंटल फोर्सेज की बात करने से पहले हल्की सी बात हम ये भी करेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किस देश के साइंटिस्ट ने क्या काम किया और क्या कंट्रीब्यूशन उनका रहा, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। हालांकि इससे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये बेस है फिज़िक्स को समझने का। बिना इसको पढ़े फिज़िक्स आगे समझ में नहीं आने वाला। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। हमें फ़िज़िक्स का बेस यहीं से मिलेगा, यहीं से तैयार करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते हुए एंजॉय करना है लर्निंग को, और सेफ रहना है, घर पर रहना है। थैंक यू वेरी मच।